हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यह टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है तथा थोड़ा लेंदी होने के कारण हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, बीच में एक ब्रेक के साथ। लर्निंग आउटकम: Upon completion of this lecture, student will be able to identify optical fiber। हम इस लेक्चर के बाद हम ऑप्टिकल फाइबर को पहचान पाएंगे। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हम उसको देख पाएंगे। अंडरस्टैंड द प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। हम ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझ पाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में कैसे जो है लाइट गाइड होती है या कैसे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एक एंड से दूसरे एंड प्रोपागेट होती है। डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर पैरामीटर, न्यूमेरिकल अपर्चर। हम ऑप्टिकल फाइबर का एक स्पेसिफिकेशन होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, उसको हम डिफाइन या उसको समझ पाएंगे। साथ ही न्यूमेरिकल अपर्चर से रिलेटेड होता है एक्सेप्टेंस एंगल, तो उसको भी हम समझ पाएंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल तक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, फिर ब्रेक के बाद हम न्यूमेरिकल अपर्चर और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होती है उसको डिराइव करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए या देखने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो हमें सिंपल बेसिक नॉलेज चाहिए। हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी किया होगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड उससे रिलेटेड जो फार्मूले यूज़ होते हैं उसको हमें पता होना चाहिए। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज और साइन थीटा कॉस थीटा के जो आपस में जो रिलेशन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो होपफुली आपने फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में इन चीज़ों का नॉलेज लिया है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जानते हैं कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक लिंक होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियम। ट्रांसमीटर रिसीवर का जो पर्पस होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारी वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकता है, और हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात करें तो हमारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली डेटा होती है। मीडियम हम एयर यूज़ कर सकते हैं, मेटलिक वायर यूज़ कर सकते हैं जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, मेटलिक वेवगाइड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो एक्साइटिंग मीडियम है कम्युनिकेशन का ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में यूज़ होने वाला एक मीडियम है। व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ बेसिकली ए सिलिंड्रिकल वेवगाइड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक। तो ऑप्टिकल फाइबर एक सिलिंड्रिकल वेवगाइड है जो कि ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब जिसमें लाइट एक एंड से दूसरे एंड जा सकती है, ऐसे मटेरियल, फॉर एग्जांपल ग्लास जिसमें लाइट पास हो सकती है, या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, उनका बना होता है। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है? लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करना। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक वेवगाइड है जिसका पर्पस क्या है? लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करना। और हमारे केस में कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइट सिग्नल हम बोल सकते हैं। तो लाइट सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करने के काम में आता है। साइज़ में कैसा होता है? तो ये बहुत
पतला होता है। जो एक्चुअल फाइबर हम यूज़ करते हैं वो हमारे ह्यूमन हेयर के थिकनेस जितनी होती है, कुछ माइक्रोमीटर, तो लगभग 200-250 माइक्रोमीटर, जो कि हमारे बाल की साइज़ के बराबर होता है। तो ये एक बेसिक सिस्टम बताया मैंने ऑप्टिकल फाइबर। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑप्टिकल फाइबर की हमें ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऑप्टिकल फाइबर को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। जैसे एयर एज ए मीडियम होता है, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर भी एक मीडियम होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इस मीडियम का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस मीडियम की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी या बैंडविड्थ बहुत लार्ज होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर के नॉन कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस भी बहुत है। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी की बात करूं मैं, तो ऑप्टिकल फाइबर को डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स बनाने के काम में लेते हैं। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस भी है ना। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर जो है इंडोस्कोपी में यूज़ होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन पर्पस के काम में आता है। जहाँ जहाँ भी हमारा एप्लीकेशंस होती है कि लाइट को एक एंड से दूसरे एंड में हमें कैरी करना होती है, तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर एज ए वेव गाइड हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स वो दिखता कैसा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एक सिलिंड्रिकल वेव गाइड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक सिलिंड्रिकल शेप में है, पर यहाँ पे दो सिलेंडर है, एक इनर सिलेंडर और एक आउटर सिलेंडर। इनर सिलेंडर को हम बोलते हैं कोर, जिसमें एक्चुअल में लाइट प्रोपागेट होती है, और बाहर का जो सिलेंडर है एक्सटर्नल सिलेंडर, जिसको बोलते हैं हम क्लेडिंग, जिसका काम है लाइट को कन्फाइन करता है। तो एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। इनर पोर्शन इज कॉल्ड कोर एंड आउटर पोर्शन इज कॉल्ड क्लेडिंग। N1 N2 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि लाइट से रिलेटेड मामला है तो डेफिनेटली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात करना हमेशा होती है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता है। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ कोर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1 एंड सराउंडेड बाय क्लेडिंग हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। N1 इज ग्रेटर देन N2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा है, इसलिए कोर को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम और क्लेडिंग को बोलते हैं रेयर मीडियम। तो मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में सेंटर पोर्शन जिसको हम बोल रहे हैं कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और सराउंडिंग में जो क्लेडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, N1 इज ग्रेटर देन N2। ऑप्टिकल फाइबर जो है कोर क्लेडिंग से बना होता है। तो कोर क्लेडिंग जो है कौन से मटेरियल से होते हैं, तो कोर क्लेडिंग अभी थोड़ा पहले बताया मैंने कि या तो वो ग्लास फाइबर हो सकता है या प्लास्टिक फाइबर हो सकता है। मीन्स अगर दोनों कोर और क्लेडिंग अगर ग्लास के बने हैं तो फाइबर को बोलेंगे हम ग्लास फाइबर, और कोर क्लेडिंग दोनों अगर प्लास्टिक के बने हैं तो इसको बोलेंगे हम प्लास्टिक फाइबर। फाइबर दिखता कैसा है देखने के लिए या समझने के लिए, प्लास्टिक फाइबर और ग्लास फाइबर समझने के लिए मधु संघवी मैडम आपको हेल्प करेगी टू एक्सप्लेन द हाउ द फाइबर लुक लाइक। जो प्लास्टिक फाइबर, इसमें दो पार्ट्स है। अंदर जो शाइनिंग पार्ट है ये आपका कोर पार्ट है, और बाहर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्लेडिंग पार्ट है। प्लास्टिक फाइबर में लाइट कपल करना बहुत इजी है। इसके एक एंड पर हम लाइट डालते हैं तो दूसरे एंड पर लाइट हमको दिखने लगती है, दूसरे एंड पर लाइट मिल जाती है। अब हमने लाइट सोर्स रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर किसी भी तरह की लाइट नहीं दिख रही है।
अगेन जैसे हम एक एंड पे लाइट डालते हैं तो दूसरे एंड पे लाइट अपने को दिखने लगती। यह एक ग्लास फाइबर है, इसमें कोर और क्लेडिंग दोनों ही पार्ट ग्लास के बने होते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक और प्लास्टिक कोटिंग भी होती है और यह अपने हेयर जितना थिन होता है। ग्लास का होने के बावजूद भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। ये जो ग्लास फाइबर है, एक्चुअली यही फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होता है इसलिए हम इस केबल्स में कन्वर्ट करके रखते हैं। ये आप ये देख रहे हैं आप, ये सारे ग्लास फाइबर्स है। ये अलग अलग कलर्स कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग प्लास्टिक की कोटिंग है। दिस इज अ बंच ऑफ ग्लास फाइबर। इसके एक एंड पे अगर अपन लाइट देते हैं तो दूसरे एंड पे अपने को लाइट मिलती है। इसे आपने कई घरों में नाइट लैम्प के रूप में देखा होगा। तो आपने देखा दोनों तरह के फाइबर, प्लास्टिक फाइबर और ग्लास फाइबर। जिसमें आपने देखा प्लास्टिक फाइबर में लाइट कपल करना बहुत इजी है, पर ग्लास फाइबर में लाइट कपल करना इजी नहीं होता है। पर अगर बहुत सारे ग्लास फाइबर को अगर हम बंच बना लें तो लाइट कपल इजीली हो सकता है। पर हम एक्चुअल में कम्युनिकेशन में एक ही फाइबर यूज़ करते हैं और एक लाइट सोर्स होता है, पर हम कनेक्टर की हेल्प से करते हैं, एकदम आसानी से कपल नहीं होता है। प्लास्टिक फाइबर जिसमें हमने जैसा बताया गया कोर और क्लेडिंग दोनों प्लास्टिक मटेरियल की होती है। प्लास्टिक फाइबर दिखने में थोड़ा सा बड़ा होता है ना। डायमेंशन वाइज बात करें हम तो कोर की डायमेंशन और क्लेडिंग की डायमेंशन जो है 1000 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, मीन्स लगभग 1 मिलीमीटर का होता है। कोर की डायमेंशन 900 माइक्रोमीटर से लेके 1200 माइक्रोमीटर, और जो सराउंडिंग में जो क्लेडिंग जो ब्लैक कलर का दिख रहा था वीडियो में, तो ब्लैक कलर का जो क्लेडिंग है वो लगभग 1200 माइक्रोमीटर या 1.2 mm या उससे ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा अभी फाइबर में बताया हमने, कोर का ज़्यादा होता है और क्लेडिंग का कम होता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 के ऑर्डर का होता है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 के ऑर्डर का होता है। ग्लास फाइबर में जैसा बताया गया कोर, क्लेडिंग और एक लेयर और होती है ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं हम प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक जैकेट। ग्लास फाइबर की डायमेंशन काफ़ी कम होती है। कोर की डायमेंशन 9 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है ना, जो कि बहुत कम डायमेंशन है। नेकेड आई से एकदम ठीक से दिख नहीं सकता हमको, इतना कम डायमेंशन है ये। क्लेडिंग की डायमेंशन 125 माइक्रोमीटर होती है ग्लास फाइबर में, और जो सराउंडिंग में हमें जो बाहर से दिखता है प्लास्टिक कोटिंग, उसकी डायमेंशन 250 माइक्रोमीटर होती है। तो जो हमें ग्लास फाइबर अभी जो हम वीडियो में देख रहे थे वो 250 माइक्रोमीटर की डायमेंशन का है, जिसमें अंदर कोर भी है, क्लेडिंग भी है और प्लास्टिक कोटिंग भी है। रिमेंबर, जो लाइट प्रोपागेट होती है, जो अंदर उसका छोटा सा पोर्शन है कोर, तो लाइट प्रोपागेशन हमेशा किस में होता है? कोर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम तो ग्लास फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 के ऑर्डर का होता है और क्लेडिंग का ऑलमोस्ट वही होता है, बस थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल N2 इक्वल टू 1.455। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर में कोर क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा है और ग्लास फाइबर में ये डिफरेंस बहुत कम है। डायमेंशन वाइज भी बात करें तो प्लास्टिक फाइबर जो है दिखने में बड़ा है, उसकी कोर की डायमेंशन भी ज़्यादा है, 1 mm के ऑर्डर की है, और ग्लास फाइबर में कोर की डायमेंशन 9 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा है। अब मेन बात पे आते हैं कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या है कि वो लाइट को एक एंड से दूसरे एंड पे कैरी करता है या कैसे वो लाइट को गाइड करता है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में ही देखा है, हमने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए थोड़ा सिंपल सा हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखना चाहिए, जिसको हमें बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो सीधी न जाते हुए थोड़ा बेंड करती है।
तो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो स्नेल्स लॉ उसमें फॉलो होता है, जिसमें हम जानते हैं कि नॉर्मल की तरफ बेंट होती है या नॉर्मल से दूर जाती है, डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाती है। तो इसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम यूज़ करके लाइट को गाइड करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह नॉर्मल से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, और इतना दूर हटती है कि कभी कभी वह दूसरे मीडियम में जाने की बजाय पहले मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना कब होती है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। और इतना पॉइंट अगर हम समझ सकते हैं तो लाइट को गाइड करने का कॉन्सेप्ट हम इजीली समझ सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं हम। तो इसमें लाइट इज गाइडेड या कन्फाइंड इन द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को हम समझने के लिए देखें हम अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का साइड व्यू है, जिसमें सेंट्रल वाला पोर्शन कहलाता है हमारा कोर और सराउंडिंग वाला पोर्शन कहलाता है क्लेडिंग। यहाँ पर हम जानते हैं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मीन्स कोर डेंसर मीडियम है और क्लेडिंग जो है रेयर मीडियम है। और फाइबर के एक एंड में के बाहर हमें एयर होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी लगभग 1 होता है। तो हम लाइट को एयर से ट्रेवल करवा रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है? लाइट हमारी कोर में कन्फाइंड रहे। तो हम लाइट को एयर से डालेंगे, तो सपोज हम किसी एंगल से लाइट को इंटर माने, तो अभी जो है लाइट कोर एयर से कोर के मीडियम में जा रही है, मीन्स एयर से फॉर एग्जांपल ग्लास में जा रही है। तो एयर हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। तो हम जानते हैं इस वाले केस में लाइट हमारी सीधे जाने की बजाय वो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होगी तो कहाँ पर जाएगी? वो इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस वाले केस में हमारा स्नेल्स लॉ कहता है कि जब रेयर मीडियम से मीन्स एयर से जब डेंसर मीडियम मीन्स कोर में जब जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल को हम समझ सकते हैं कि हमारा एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है। अब इस केस में अब लाइट हमारी जो है कोर से क्लेडिंग की तरफ जाने की तैयारी चल रही है। मीन्स इस केस में अब लाइट जो है कोर से क्लेडिंग में जा रही है, मीन्स जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। मीन्स अब हम देख सकते हैं कि कोर हमारा डेंसर मीडियम है और क्लेडिंग रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो हम जानते हैं कि लाइट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल में इतना जैसे सीधी जाना चाहिए थी, पर चूँकि मीडियम चेंज हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि वो हमारे कोर क्लेडिंग इंटरफेस के पैरेलल हो सकती है। इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स इस केस में लाइट क्लेडिंग में न जाते हुए कोर की तरफ ही वापस जा रही है। तो अगर एक इस अल्फा एंगल का मतलब होता है, इस अगर अल्फा एंगल से अगर हम लाइट को इंटर करेंगे तो हमारी लाइट जो है क्लेडिंग में जाने की बजाय वह कोर की तरफ ही वापस जाएगी। इस एंगल से अगर कम एंगल की लाइट अगर हम इंसर्ट करेंगे तो डेफिनेटली लाइट कहाँ पर जाएगी? कोर में कन्फाइंड हो जाएगी। इस तरह की घटना को जो ये डार्क ब्लू कलर में हमें जो लाइट का रे डायग्राम दिख रहा है, इस वाले केस में लाइट हमारी जो है अल्फा एंगल से कम एंगल पे इंसर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली वो क्लेडिंग में जाने की बजाय कोर में ही कन्फाइंड हो जाएगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि लाइट हमारी गाइड हो जाएगी। अगर लाइट के फाइबर में इंसिडेंस का एंगल अगर अल्फा एंगल से ज़्यादा है तो इस वाले केस में हमारी लाइट जो है
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते करते अल्टीमेटली कहाँ चली जाएगी, क्लेडिंग में। इस तरह की लाइट, इस एंगल की लाइट को हम बोलेंगे लाइट हमारी स्केप हो गई। तो अल्फा एंगल से कम एंगल की लाइट हमारी गाइड होगी और अल्फा एंगल से ज़्यादा एंगल की लाइट हमारी क्लेडिंग में चली जाएगी। क्लेडिंग की लाइट को हम बोलते हैं लाइट हमारी स्केप हो गई, और हम उसके बाद में इतना फिर ध्यान नहीं देते हैं कि क्लेडिंग में जाने के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि लाइट हमारी कहाँ पर कन्फाइंड रहे, कोर में ही कन्फाइंड रहे। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल है। मीन्स एक एंगल से कम एंगल की लाइट हमारी कोर में कन्फाइंड होगी, और कन्फाइंड होगी मीन्स फाइबर के एक एंड पे हम लाइट डालेंगे तो कोर में रहते हुए अल्टीमेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होते 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 अल्टीमेटली हमारे लाइट जो है फाइबर के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। पर एक एंगल से ज़्यादा एंगल की लाइट हमारी जो है कन्फाइंड नहीं होगी और वो क्लेडिंग में स्केप कर जाएगी। तब हम फाइबर के एक एंड पर अगर हम लाइट डालेंगे तो लाइट बहुत सारे एंगल से आएगी, 0 डिग्री एंगल से भी आएगी, मीन्स जो ये फाइबर का एक्सिस उस एंगल से भी लाइट आएगी, और कुछ लाइट जो है थोड़ा ज़्यादा एंगल, और कुछ लाइट हमारी अल्फ़ा एंगल तक की लाइट भी आएगी, और कुछ लाइट हमारी अल्फ़ा एंगल से ज़्यादा एंगल की लाइट भी आएगी। मीन्स लाइट हमारे बहुत सारे एंगल से आएगी, तो जो अल्फ़ा एंगल से कम एंगल की जो लाइट्स है वो सारी लाइट हमारी कन्फाइंड होगी, और अल्फ़ा एंगल से ज़्यादा एंगल की सारी लाइट हमारी स्केप कर जाएगी। तो कुछ लाइट कन्फाइंड होगी, कुछ लाइट स्केप करेगी। जो लाइट कन्फाइंड होगी वो हमें फाइबर के दूसरे एंड पे मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो प्रिंसिपल देखा उसी प्रिंसिपल को हम जो है थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, और मैथमेटिक्स देखते देखते हम ऑप्टिकल फाइबर का एक स्पेसिफिकेशन जिसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल, जिसको अभी मैंने अल्फ़ा एंगल के नाम दिया, वो अल्फ़ा एंगल अब हमारा कहलाएगा एक्सेप्टेंस एंगल। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।